नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बाकी है और ऐसे में तमाम दिग्गज नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके, अपनी रणनीतियों को लेके, दिल्ली के लिए विजन को लेके। ऐसे में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्गज नेता संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इन्हीं से जानेंगे क्या है रणनीति दिल्ली के लिए, क्या है रणनीति नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर यही है कि कांग्रेस का दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए क्या है जीत का मंत्र? देखिए, हमने जो रणनीति बनाई है, मैंने और अपने क्षेत्र के लिए और पार्टी के बड़े दिग्गजों ने पूरी दिल्ली के लिए, वो पिछले 2-1 साल से जो दिल्ली में एक भावना चल रही है कि दिल्ली में लोगों को अब विकास नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ केजरीवाल आए थे, उन्होंने कुछ सहूलियतें दी, कुछ चीज़ें सस्ती कर दी, लेकिन उसके अलावा एक माहौल उन्होंने जरूर बनाया कि हमने ये काम किया, वो काम किया। वो बड़े साधारण काम थे, कुछ एक आध स्कूल ठीक कर दिए, एक आध कुछ मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन लोगों को जो शहर से उम्मीद होती है वो उम्मीद उनकी टूटी और इसलिए वो कांग्रेस की बार बार बात करने लगे। ठीक है, वो शीला दीक्षित जी का नाम लेते थे, तो हम लोगों को भी लगा कि लोगों के अंदर में एक विकसित, एक बनी हुई, एक अच्छी, एक साफ, एक बनती हुई दिल्ली की एक लोगों के अंदर में एक कसक है। और जब वो कसक का एक पुराना हिस्सा वो कांग्रेस से जोड़ते हैं तो हमारे लिए वो एक रणनीति बन जाती है। इसलिए हम लोग उस बात को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ही काम कर सकती थी, कांग्रेस ही काम करेगी। और कुछ ऐसी बातें जो और कोई पार्टी नहीं उठा रही, जैसे हवा की प्रदूषण की बात हो, जमुना जी की हो, सफाई की हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, उसको हम लोग बार बार लोगों के सामने ला रहे हैं। ये भी दिखाते हुए कि कैसे हमने 10, 15, 20 साल पहले उस पर कुछ ना कुछ काम किया था। और वहां हमको लगता है कि ना आम आदमी पार्टी हम लोगों का मुकाबला कर पा रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत अपनी तरफ से दिखा पा रही है। अगर वोट शेयर की बात की जाए सर, वोट शेयर कांग्रेस का धीरे धीरे घटता देखा है, हमने वो ग्राफ घटता देखा है। 2020 में करीबन 4.5% का ये ग्राफ था दिल्ली में ओवरऑल। अब कांग्रेस किस तरीके से इस वोट शेयर को बढ़ा रही है, आपका क्या अनुमान है? कितना आपका टारगेट है कि दिल्ली में वोट शेयर कांग्रेस का 4.5% से बढ़ के 2025 में हम कितना देख सकें? देखो, इसको अगर मैं मानूं, जो मेरा आकलन है और उसको आप मानो न मानो, ये था कि भले हम लोग 4-5-6% पे थे, कभी 7-8 हो जाते हैं, कभी 5-6 हो जाते हैं। बहुत सा ऐसा कांग्रेस का वोटर है जो चाहता तो है कांग्रेस को वोट देना, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उनको नहीं लगा कि कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी, तो वो मन मार किए, जिस कारण से ऑलमोस्ट 10-12% हमारा वोट आम आदमी पार्टी में गया। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं जिन्होंने कहा यार आप लोग नहीं हो तो हम अभी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। और इसलिए आप देखिए, पार्लियामेंट में वो 2020 के चुनाव में वापस हमारे पास लौटा था। उसी तरीके से एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर है 4-5%, 6% हमारा, जो भारतीय जनता पार्टी में गया क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे जो कहते हैं कि भाई आप क्यों उससे अलायंस कर रहे हो, उसने तो दिल्ली को, तो माने ये कि एक जो नेचुरल वोटर है कांग्रेस का, वो मुझे लगता है कि अगर आप 4-5% में इसको जोड़ दें तो कोई समझ लो 15-16% मान लो, 20 मान लो, उसके बीच में कहीं आकर गिरता है। ये एक अच्छा बेस है। और अगर हम लड़ते हुए दिखते हैं, गंभीर दिखते हैं, सड़क पर अपनी बातें कहते हुए दिखते हैं, जूझते हुए दिखते हैं, दोनों पार्टियों का मुकाबला करते हुए दिखते हैं, जिसको कहते हैं ना एक सीरियस कंटेंडर, तो उसमें बहुत सा वोटर कहेगा नहीं भाई अब हम वोट वेस्ट नहीं कर रहे, अब हम पार्टी को वोट देंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से लड़ लिया, जो मुझे दिख रहा है, हम लोग कहीं भी 25+ जा सकते हैं, 25% प्लस। और जो डिवीजन वोट का दिख रहा है उसमें अगर 25, 26, 27% से ऊपर निकल गए तो सरकार बन जाएगी। सर, आपके इसके जवाब में आपने 2-3 शब्द का इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपने कहा कि 2 पार्टीज एक जैसी हैं, तो फिर वोटर देखता है कि कैंडिडेट उसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है या फिर उनके वोट वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एक जैसी मतलब उसकी लाइकिंग की हाँ, एक जैसी। तो इसमें कंपैरिजन में दिल्ली की जनता पिछले 10 सालों में देखती आई है कि वो एक जैसी लाइकिंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिट हो रही है। बीजेपी का वोटर बेस अलग है, तो अब ऐसे में कुछ कॉमन है, मैं कह रहा हूं। हाँ, कुछ कॉमन है। तो वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था, अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया था, अब इस चुनाव में आप उस दल को, उस नेता को, अरविंद केजरीवाल को एज अ कंटेंडर, एज अ कैंडिडेट कैसे देख रहे हैं? और ये पोजीशनिंग कि दोनों ही सिमिलर लाइकिंग की पार्टीज जो कि लोकसभा चुनाव में भी साथ लड़ी थी, उनकी पोजीशनिंग कहां पे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव? देखो, पहली चीज अगर सिमिलर लाइकिंग की देखें, ठीक है, 2-1 चीज कॉमन है, उसके बाद लोग आगे देखते हैं आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, और ट्रैक रिकॉर्ड में कोई उसकी बात नहीं कर रहा है।
आज आप देखो जिस हताशा से बार बार नई नई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, हर चीज फ्री कर रहे हैं, कोई भी चीज मिलती है उसको ये नहीं कहते मैं बनाऊंगा, कहता हूं मैं फ्री कर दूंगा। ये नहीं कह रहे मेट्रो बनाऊंगा, कह रहा हूं मैं टिकटें फ्री कर दूंगा। ये नहीं कह रहे मैं झुग्गी बनाऊंगा, कहता हूं मैं मोदी जी से जमीन ले लूंगा। तो ये जो एक डेस्परेशन दिख रही है, ये डेस्परेशन दिख रही है कि उनको बार बार खबर आ रही है कि ये ग्रुप मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, महिलाएं मेरे साथ नहीं है, बुजुर्ग मेरे साथ नहीं है। तो अगर आदमी ने काम किया होता तो ये बात नहीं करता। और देखिए, जब आप 10 साल राज कर लेते हैं तो कुछ तो अपने उसकी भी आप बात करो ना। कोई डेटा दिखाओ, कोई पिक्चर दिखाओ, कोई फोटो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। आप बताओ पिछले 1-1.5-2 महीने में एक भी इन्होंने चर्चा अपने 10 साल के काम की नहीं की। हम लोग बार बार चुनौती दे रहे हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बार बार कहा है कि भाई कोई सब्जेक्ट आप चुन लो और आप ही के दस्तावेजों से मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि आपने काम किया कि नहीं। तो एक तो यहां हम लोग आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेंगे। फिर कुछ ऐसी सॉलिड बातें थी जिसको हम लोग एक ब्रॉडर कहते हैं कि हम इंसानियत के साथ ज्यादा खड़े होते हैं, भाईचारे में। उसमें पिछले 3-4-5 साल में खासकर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी एक तरीके से छल की राजनीति ज्यादा कर रही है, स्पष्ट राजनीति कम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा कॉमन वोटर है, एक जो ब्रॉड कॉमन वोटर है और एक जो विकास को देखता है, वो दोनों अब केजरीवाल से निराश है। और नई दिल्ली में मैं अगर आपको बताऊं, मुझे लगा था कि देखो, जब आपको नई सीट मिलती है, आप जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा भय होता है कि भाई जो सिटिंग विधायक है, अगर उसने काम किया, उसकी पकड़ है, तो उसके खिलाफ कैसे कैंपेन करोगे। स्वाभाविक होता है ना। आप अगर न्यूज चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे टॉप चैनल्स कौन से हैं, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है। तो मैंने ये देखा कि अपने आप लोग एक बहुत बड़ी निराशा अपने विधायक के बारे में कह रहे हैं। आते नहीं है, छोटे छोटे काम नहीं करते हैं। एनडीएमसी कोई ऐसा नहीं है कि जहां कोई बड़ी भारी परियोजनाएं आप ले आओ, ठीक है, लेकिन एनडीएमसी में कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं पीने का पानी नहीं आ रहा है, कहीं सफाई नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि सरकारी कॉलोनीज, छोटी छोटी गलियां, उनकी इतना बुरा हाल है, सड़कें इतनी बुरी तरह से टूटी हुई हैं। अरे वो लोग कह रहे थे कि साहब विधायक केवल आके खड़े हो जाते हैं यहां तो काम हो जाता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि सरकारी अधिकारी अपने में उतना काम नहीं करते, थोड़ा जो आपका सो कॉल्ड नेता होता है वो जमीन पर आता है तो काम बेहतर हो जाता है। वो भी जिम्मेदारी केजरीवाल ने एज एमएलए जो है निभाई नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है लोगों के अंदर की उस कसक को कांग्रेस के प्रति आकर्षण में मोड़ना। ठीक है, फ्रीबीज की आपने बात की। फ्रीबीज आज से नहीं, भारत की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बहुत कॉमन है और बहुत दिनों से है। लेकिन इस राजनीति पे अभी तक जहां कांग्रेस काम की बात कर रही थी कि 15 साल में शीला दीक्षित सरकार के समय काम हुआ, अब उसी लाइन पे चलती हुई नजर आ रही है। इज इट नेसेसरी, या फिर ये क्या आज की राजनीति की जरूरत है, क्या दिल्ली की राजनीति की जरूरत है? क्योंकि घोषणाएं तो आपने भी की है। अच्छा सवाल भी है और एक गंभीर सवाल भी है। सब्सिडी सब लोग देते हैं, जैसे शीला जी के समय भी लोग मानते नहीं, लेकिन बिजली में काफी हद तक सब्सिडी थी। जो 0 से 200 था जिसको इन्होंने फ्री किया, उसमें 50 से 60% तब भी सब्सिडी थी। 1 रुपया कितने में यूनिट में मिलता था। पानी भी ऑलमोस्ट 90% सब्सिडी थी। डीटीसी की बसें भी कोई जितना एक्चुअल कॉस्ट है उतने में थोड़ी दिया जाता था। लेकिन ये हर पार्टी समझती थी कि यार थोड़ा उसको संभाल के चलो, क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसको हम लोग कैपेक्स कहते हैं, उसमें भी तो पैसा लगना है। और आपने देखा कि जब इस आदमी ने बिल्कुल एक फ्री राजनीति की तरफ चला गया, क्योंकि ये जान रहे थे, मुझे याद है 2012 में एक मीटिंग में हमको शीला जी ने बताया था कि मैंने 2024 तक की दिल्ली बना दी है, आपको उसके आगे की दिल्ली देखनी है। तो शायद इनको लगा कि यार अब मेजर काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया, उस पर ऐंठ के मौज करो और सस्ती में फ्री करके एक राजनीति खेलो। ठीक है, वो राजनीतिक लाभ इनको हुआ होगा। लेकिन आज हम जिस स्थिति में आ गए हैं, दिल्ली की फाइनेंसिस का बहुत बुरा हाल है। पर जो आप बात कह रहे हैं वो एक गंभीर सवाल है कि फिर राजनीतिक पार्टियां क्या करें। अगर वोटर बार बार इस चीज को दिखाता है कि एक स्तर पर उसको फ्री या इस तरीके का लोभ कह लीजिए, आकर्षण कह लीजिए, लालच कह लीजिए, जो शब्द करिए, उस पर वोट पड़ने लगता है। दिल्ली ने इस बात को दिखाया, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये दिखा, महाराष्ट्र के चुनाव में ये दिखा। सिंगल फैक्टर नहीं है, लेकिन एक काफी विशेष फैक्टर है। और कुछ कुछ जगहों में तो माना जाता है कि उसने चुनाव ही पलट दिया, इस तरह की बात ने। तो फिर पार्टियां विवश हो जाती हैं। ये जो एक बड़ा खतरनाक चीज है जिसको कंपिटिटिव पॉपुलिज्म, मतलब प्रतिस्पर्धा कहते हैं इस तरीके की, वो कहां हमें ले जाएगा, ये सीमाएं कौन तय करेगा। इसका दिक्कत है ना, सीमाएं नहीं तय होती। दिल्ली आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के फाइनेंसेस अब बहुत बुरे हाल में। ये कुछ भी कह लें कि मैं जादूगर हूं, जादूगर से पैसा नहीं आता है। जादूगर से आप एक माहौल बना सकते हैं, इल्यूजन बना सकते हैं। तो हमें भी गंभीरता से हमने जो बातें कही हैं
हम भी चाहते थे, जब हमारे लोगों से बात होती थी कहते थे आप सब फ्री कर दो, सब डिक्लेयर कर। वर्कर तो ऐसी बात करता ना, लेकिन हम लोग भी इस बात को मान रहे थे कि जब सरकार आएगी, अगर एक स्तर से ज्यादा हम लोगों ने सस्ती चीजों को फ्री करना शुरू किया तो दिल्ली में काम नहीं हो पाएगा। और दिल्ली में अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी दिल्ली के 10 साल सांसद में, कि शहर में अगर आप जरूरत के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। रोड एनक्लोज हो जाती हैं, जहां जहां स्विच लाइन चलनी चाहिए उन पे घर बन जाते हैं, पाइपलाइंस उसके ऊपर एनक्रोच हो जाती हैं, फिर शहर बन नहीं पाता है। फिर शहर एक बार बर्बाद हो गया तो फिर बर्बादी रहता है। तो अब अगर बात की जाए दिल्ली की मौजूदा स्थिति की, दिल्ली में चुनावी स्थिति की, इसके पहले आपने जिक्र किया था कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि कांग्रेस ने उठाए हैं बढ़ चढ़ के, जितना आम आदमी पार्टी भी उसको हाईलाइट नहीं कर पा रही और बीजेपी भी उतना जोर शोर से नहीं उठा पा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कई घोटालों का आपने जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से उनको उजागर किया गया, पेपर वर्क तक आपकी तरफ से किया गया। लेकिन जब फॉलो अप की बारी आई तो बीजेपी ने जितना उसको अपना मुद्दा बना के, चाहे मीडिया में चाहे लोगों के सामने जितना उठाया, उतना कांग्रेस उतना नहीं उठा पाई या फिर उतना फॉलो अप नहीं कर पाई। चाहे आबकारी नीति हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, तो ये तमाम चीजें हैं, वो कांग्रेस भले ही कह रही है कि हमने मुद्दा उठाया लेकिन अपना मुद्दा नहीं बना पाई। नहीं, ये है, देखिए ये कमजोरी हमारी रही। हम एक तो संवाद के जो तरीके होते हैं ना, उसमें हम बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, और इसीलिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं थी दिल्ली में। हम लोग अपने अपने दायरों में थे, बट शायद संगठन के रूप में या कुछ माहौल नहीं था, या लोग सुनना नहीं चाहते थे, जो भी हो सकता है। भला आप किसी पे भी उंगली उठा सकते हो। माहौल ये बना कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। और एक और चीज थी, मैंने देखा ये बात हम लोगों ने 13-14 के चुनाव के बाद समझी कि नई दुनिया में, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो एक हर 10-20 साल में समाज की बातचीत करने के तरीके, टेक्नोलॉजी बदलती है, उसमें हम अपने आप को वैसे नहीं ढाल पाए जो जरूरत थी। चाहे उसको आप ये फोन की कम्युनिकेशन की बात कर लो, चाहे टेलीविजन की कर लो, भाषा की कर लो, बातों की कर लो, तो मुद्दे हमने उठाए, लेकिन मुद्दों को हम जमीन पर नहीं ले जा पाए, कम से कम हमारे मुद्दे बन के। कोई भी आज शायद स्कैंडल इनका नहीं होगा जो, अगर आप माने तो 60-70% हमने उजागर नहीं किया हो। अब जैसे मैं कल का आपको बताता हूं, कल हमने 2 बजे के करीब इन्होंने जो मेडिकल में घोटाला किया था, और जो शराब नीति में एक नया निकल कर आई है कि सारी पंजाब की कंपनियों को इन्होंने लाइसेंस दे दिया, वो किया। लेकिन शाम तक वो बीजेपी के नाम पर ट्रेंड हो रहा था। अब ठीक है, मैं मानता हूं ये हमारी एक कमजोरी, पर ये हमारी राजनीतिक कमजोरी है। और देखिए, अगर किसी पार्टी को लोगों के बीच में संवाद बनाना है और दिखाना है कि हम ही मुद्दे उठाते हैं, तो कैसे मुद्दे उठाते हैं उसके बारे में भी आपको हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए, और उस समय की जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। भाई, अगर आपको दौड़ना है तो आपको स्टेडियम देख के, जहां रेस होती है वहीं तो दौड़ना पड़ेगा। कहीं आप गांव में दौड़ते रहो तो मेडल नहीं मिलेगा, भले आप कितने तेज भागो। तो जहां कंपटीशन हो रही है वहां हमें हमेशा दौड़ते हुए दिखना चाहिए। भी मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि सुरक्षा का कितना बड़ा मुद्दा है और दिल्ली चुनावों में किस तरीके से नहीं है, काम करेगा? सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का इशू है, क्योंकि आप देखिए ये दोनों आम आदमी और बीजेपी 11, 12, 13 में महिला सुरक्षा की बहुत बात कर रही थी। ठीक है, और ठीक है भाई, ज्यादा ब्लेम क्योंकि पुलिस बीजेपी के पास है, पुलिस पे पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो हम सवाल आम आदमी पार्टी से बार बार उठाते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ठीक है। और एक और चीज जो भूलते हैं, वो तो दूसरी बात है कि 12-13 में निर्भय का जो रेप हुआ था, बहुत जघन्य कांड हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने साला ब्लेम शीला जी पे डाल दिया। ठीक है, और खुद कहते रहे कि मैं जब आऊंगा मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा। इन्होंने तो कहा था कि मैं 25-25 मार्शल हर वार्ड में कर दूंगा, जानते हुए कि आप मार्शल लगा ही नहीं सकते हैं। तो चलो, इसकी एक आदत है झूठ बोलने की, वो चलता है, जैसा है वैसा है। लेकिन दिल्ली सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें लगता है आम आदमी पार्टी फेल हुई है। मैं विशेष आपसे 2 मिनट चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है वो सामान्य क्राइम से अलग है। उसमें एक समाज के प्रति आपकी सोच, महिला के प्रति जिस तरीके से आप पले बढ़े हुए हैं, एक जिसको एक मैस्कुलिन एक आइडियाज कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं आपको एक महिला के रूप में कैसे देखता हूं, वो मेरी एक परवरिश का एक हिस्सा होता है। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो आपने उत्कृष्ट शिक्षा की, किस तरीके से दिल्ली के बच्चों के अंदर में महिलाओं के प्रति फिर मानसिकता क्यों नहीं बदली है? उसका सब्सटैंटिव इन्फ्लुएंस क्यों नहीं दिख रहा है? आप एक हैप्पीनेस, कोई क्या है हैप्पीनेस, नहीं कुछ बताते हैं, हैप्पीनेस सब्जेक्ट लेकर आए हो, देशभक्ति का सब्जेक्ट लेकर आए हो। तो देशभक्ति में तो सबसे पहले अपने नागरिक के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति आप, क्या महिलाएं देशभक्ति का हिस्सा नहीं है? क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में लड़कों को लड़कियों को बराबर का नहीं मानना चाहिए?
ये भी इस बात को दिखाता है कि जितना ये कहते हैं हमने करिकुलम बदला, वर्ल्ड क्लास बदला, टीचर बदला, वो बिल्कुल फेल है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब केवल नंबर पाकर कोई नौकरी पाना ही नहीं होता है। समाज में अपनी जिम्मेदारी समझना, नागरिकता का बोध होना, इंसानियत का बोध होना, संविधान की समझ रखना, एक ब्रॉड सेंस में, डिटेल में नहीं, मतलब किताब लेकर डिटेल में नहीं कि आर्टिकल 147 क्या कहता है या क्या भी कहता है, वो जो एक समझ है, क्या हम या दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों में ला पाई है? आपने देखा होगा बहुत राज्यों में जब आप जाते हैं और जगहों पे आप जाते हैं, महिलाओं के लिए अवेयरनेस के लिए कैंप्स बनते हैं, वो बनते हैं। पिछले 8-10 साल में आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। महिलाओं को डीटीसी में फ्री में टिकट दे देना सक्सेस नहीं है। महिलाओं को सम्मान से अपने आप वो जा सकें, रोजगार में वो भागीदार बन सकें, वो प्राउडली सड़क पर बिना किसी फियर के घूम सकें, उसमें दिल्ली सरकार ने क्या किया, मुझे लगता है टोटल फेलियर रहा है। तो अगर अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री और उनकी पुलिस पर हम सवाल खड़ा करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल केजरीवाल पे भी बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी राजनीति टिकी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो शिक्षा है वो शीला दीक्षित सरकार के समय में आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि शिक्षा मंत्री तो मैं था, काम तो मैंने किया, मेरे अलावा बताएं कि शीला दीक्षित सरकार में क्या हुआ। अरे छोड़िए, लवली जी को क्या कहते हैं, वो तो बेचारे फंस गए। हाँ, वो तो फंस गए, वहां गए हैं। तो फिर वहां वो भी कोई पूरे समय नहीं थे शिक्षा मंत्री, उसमें किरण वालिया जी भी थी, उसमें डॉक्टर नरेंद्र नाथ भी थे, और ये सबका किया करा होता। कॉमन फैक्टर उसमें कांग्रेस सरकार थी। लवली, ऑब्वियसली लवली जी शिक्षा मंत्री थे, उनको भी क्रेडिट जाएगा, ठीक है। पर ये लोग ये बात नहीं मानते हैं कि इस तरीके का डायरेक्शन उनको किसने दिया। देखो, अगर आप कंपेयर करो शीला दीक्षित जी के एजुकेशन अचीवमेंट की और केजरीवाल की, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 12वीं कक्षा में 64% बच्चे पास होते थे 98-99 में। जब शीला जी हटी तो 89% हुआ, 25% बढ़ा। इनके समय पिछले साल 91% था, इस साल 95% है, 5 या 6% 10 साल में। तो कोई बड़ी उत्कृष्ट इंक्रीज नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो सच्ची में मुझे चौंकाता है कि भाई, आप कहते हो कि बच्चे बढ़ के दिल्ली सरकार के स्कूलों में आ रहे हैं, ठीक है। मैडम के समय 8 लाख से 16 लाख 10 हजार बच्चे हुए थे 15 साल में, मतलब हर साल करीबन 50,000 नए बच्चे ज्वाइन करते थे। पिछले 10 सालों में केवल 1.5 लाख बच्चे ज्वाइन किए, 16 लाख से 17 लाख 50 हजार, यानी 15,000 के करीब हर साल। तो बच्चे कहां गए? कम से कम इस समय 21-22 लाख बच्चे होने चाहिए थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि 4 या 5 लाख बच्चे मिसिंग हैं दिल्ली सरकार के स्कूल से। यानी उन्होंने या तो दिल्ली के बाहर पलायन कर दिया है या वो और स्कूलों में जा रहे हैं। तो अब आप रंग रोगन कर दो, सीमेंट लगा दो, थोड़ी बहुत लिपापोती कर दो, उससे शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। शिक्षा की गुणवत्ता दिखती है क्या बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप रिजल्ट्स लेकर आ रहे हो कि नहीं। स्विमिंग पूल बना लो, आप ट्रैक बना लो, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? रिजल्ट्स गुणवत्ता दिखाता है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में तो इनका खैर कोई मतलब नहीं था। अब इसमें लवली जी की भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें किरण वालिया जी की भी कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र नाथ जी की भी कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे प्रथम शिक्षा मंत्री जब बने थे, मुझे याद है दिल्ली में करीबन उस समय 700-800 स्कूल होते थे, 100 के करीब टेंट में चल रहे थे और 50-60 के करीब पोटा केबन में चल रहे थे। उस सबको भी ट्रांसफॉर्मेशन किया। लेकिन केजरीवाल की जो एक झूठ बोलने की आदत है वो मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देकर शिक्षा वाली बात बंद करता हूं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैंने टेंट वाले स्कूलों को टैलेंटेड वाले स्कूल बना दिया है, ठीक है। तो हमने एक आरटीआई भेजा कि भाई 2014-15 में कितने टेंट वाले स्कूल थे? इन्हीं की सरकार का आरटीआई आता है 0। तो यार क्यों सा झूठ बोल देते हो यार, जब आपकी खुद सरकार का आरटीआई कह रहा है कि नॉट अ सिंगल टेंटेड स्कूल। इतना भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक हद होती है। आप स्ट्रेच करो, आप कहो मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन किसी और के बारे में सफेद झूठ, वो भी सरकार का मंत्री या मुख्यमंत्री बोल दे, वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है सरकार के बारे में। लोकसभा चुनाव की बात करूंगी सर मैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बना, कांग्रेस वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज उन सभी दलों में। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी, टीएमसी आकर कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस से दरकिनार होते हुए नजर आ रहे, कह रहे इंडिया गठबंधन खत्म कर दो। कितना इंपैक्टफुल वो दिल्ली चुनावों पर? ज्यादा नहीं होगा। देखो, क्योंकि मैंने देखा है कि देश की जो वोटर जनता है वो ऊपर का और नीचे का चुनाव, जिसको हम लोग ऊपर नीचे का नॉर्मली कहते हैं, यूनियन लोकसभा आप उसको विधानसभा कह लो, ऊपर और नीचे के चुनाव में अक्सर अलग अलग वोट देती है। 19 में भी आप देखो वोट किसको दिया, 20 में आकर अलग वोट पड़ गया। कभी कभी देखा गया कि साइमल्टेनियस पोल जहां होते हैं, स्टेट में अलग वोट पड़ जाता है, ऊपर अलग वोट पड़ जाता है, तो लोग इस बात को समझते हैं। और पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन किन चीजों पे बना,
जिस मुद्दों पे बना, एंटी बीजेपी एक अलायंस हुआ, उसमें दिल्ली सरकार नहीं थी कहीं भी ना। जब हमने और इन्होंने 4 सीटों पे आप लड़ी, 3 सीटों पे हम लड़े, ना हमने कहीं अरविंद केजरीवाल की बात की, ना आम आदमी पार्टी की सरकार की अचीवमेंट्स की बात की, ना स्वयं केजरीवाल ने अपने किसी मुद्दे की बात की। उन्होंने हाँ ये जरूर कहा कि मुझे अगर आप जिता दोगे, कांग्रेस को जिता दोगे तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, पर वो मुद्दा नहीं था लोकसभा के विकास का। जब हम दिल्ली सरकार पर आते हैं तो दिल्ली सरकार पर सीधे सीधे, क्योंकि ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, आज की सरकार है, इसके मुद्दों पर चर्चा होती है और यहां लोग जानते हैं पक्ष विपक्ष क्या है। तो लोगों में मुझे नहीं लगता बहुत कंफ्यूजन है। इंडिया अलायंस की जो बाकी पार्टियों का, आपका एक वाजिब सवाल है कि उन्होंने क्यों किसी एक पार्टी का दामन थामा। इन पार्टियों से देखिए, मैं अगर उसका छोटा बहुत सीक्वेंस आपको दिखाऊं तो जून के करीब आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद इनके प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली के गोपाल राय, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। उस समय कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस अलायंस करती, लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस के थे तो कम से कम कांग्रेस से एक मीटिंग कर लेते कि भाई हाँ बात कर लेते, भाई दोनों कहते हैं हम नहीं करेंगे, आप अनाउंस कर देते। आपने यूनिलैटरली एक तरीके से अनाउंस कर दिया, उसके अगले दिन हमने भी क्लैरिफाई किया कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। अगर इंडिया अलायंस के लोग चाहते थे अलायंस तो तब क्यों नहीं बोले? यही समाजवादी, यही तृणमूल अगर चाहते थे, वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस इतनी तेजी से बढ़ेगी। और अगर दिल्ली में कांग्रेस बढ़ती है और अच्छा परफॉर्मेंस करती है और मेरे हिसाब से सरकार बनाती है, तो इनको फिर अपने राज्यों में कांग्रेस से ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी इनका कंपटीटर नहीं है, हम लोग इनके कंपटीटर हैं। इसलिए इन लोगों को यह लगता है कि जितनी भी इनके पास शक्ति दिल्ली में है, अगर आम आदमी पार्टी में झोंकेंगे और कांग्रेस कमजोर रहेगी या पुरानी वाली स्थिति से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो इनके राज्यों में इन्हें कांग्रेस से दिक्कत नहीं होगी। तो लगता है ये एक ब्रॉडर अपने स्टेट की राजनीति को दिल्ली में खेल रहे हैं। दिल्ली की अगर राजनीति की बात की जाए, आपके केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, तो न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस काफी पुशबैक कर रही है, अब देखा जा रहा है। कांग्रेस काफी स्ट्रांगली कंटेंट भी कर रही है दिल्ली में चुनावों में, बट न्याय यात्रा निकाली गई लेकिन बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। कई सवाल इस पे खड़े हुए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी भी स्टार प्रचारकों की, आपकी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हुई है। मुश्किल से 10 दिन बचे हैं सर, लेकिन कहां है ये कैंपेनर्स? नहीं, ये थोड़ा सा हम लोगों को लगा था शुरू में कि मिलेंगे, बट हमारा क्या था मैं आपको बताऊं। जैसे मुझे भी जब पूछा गया कौन कौन से कैंपेनर्स चाहिए, तो शुरू में हम लोगों ने इसलिए नाम नहीं दिए क्योंकि जब हम लोगों ने कैंपेन ऑन फील्ड इलेक्शन ओरिएंटेड कैंपेन शुरू किया था करीबन 2-2.5 महीने पहले, यात्रा एंड ऑल तो एक ऑर्गेनाइजेशनल कैंपेन होता है, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो क्योंकि 10 साल से एक पार्टी कमजोर रही है और ये सब मानते हैं, उस हद तक हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं रहे। हमें कार्यकर्ताओं को जोड़ना, संगठन को जोड़ना, बूथ वाइज मैनेजमेंट करना, उसमें और पार्टियों से बहुत ज्यादा समय लगा। तो पिछले 10-12 दिन में ही पार्टी के लोगों को यह लगा कि अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं, स्थिति में हैं कि अब हम अगर बड़े नेतृत्व को लाते हैं तो अब उसका एडवांटेज होगा। इसलिए 20-22 तारीख से ये रैलियां बनी। दुर्भाग्य से राहुल जी की थोड़ी तबीयत नहीं थी, पर मैं आपको बताऊं आज ये कल में ही आप देखेंगे कि हमारे तमाम नेता जो हैं स्ट्रीट में आएंगे। आप सही कह रहे हैं, एक सवाल बना था, लेकिन सवाल के पीछे कुछ व्यवहारिक कारण थे जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा हमारा डिले हुआ, उससे ज्यादा नहीं। बीच में आप देखिए राहुल जी जाते भी रहे जगह जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं जाते रहे, बट अगेन थोड़ा वहां भी है, हम वो कन्वे नहीं कर पाते लोगों को जिस तरीके से शायद और पार्टी कन्वे करती है। अगर नई दिल्ली सीट की बात की जाए, आप खुद डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के 2 बार से मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, प्रवेश वर्मा भी हैं। आप तो खुद चुनावी मैदान में हैं ही, तो इस चुनावी मैदान में आप इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? आपके खुद के कैंपेन्स आप कितना स्ट्रांगली होल्ड मान रहे हैं नई दिल्ली की जनता के बीच? देखिए, अच्छा है जो मैंने आपको पहले कहा कि जब मैं गया था फील्ड में, तो केजरीवाल के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है, ठीक है, और वो जगह जगह विकल्प ढूंढ रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी रुचिपूर्ण बात यह है कि इलाके के हिसाब से वो विकल्प देखते हैं। जैसे हम लोगों के कुछ सरकारी कॉलोनीज हैं, वहां वो कांग्रेस को या बीजेपी को ज्यादा देख रहे हैं, जहां उनको निराशा है आम आदमी से। हमारा जो गोल मार्केट का इलाका है, उधर कुछ जगहों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो एक कंपैरिजन देख रहे हैं। हमको शीला जी के नाम का तो फायदा मिल ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन हमका अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों का हम लोग हमारे मैं सामने देखता हूं। ऐसी कोई मुझे जगह नहीं दिखी, 1-2 जगह छोड़ के, मतलब हमारे 100-125 के करीब बूथ हैं, कुछ एक बूथ छोड़ के, जहां तीनों पार्टियां आपस में जूझ रही हों वोटों को पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर सिंगल एक फैक्टर है
ऑलमोस्ट 70-80% बूथ्स में, तो वो कांग्रेस ज्यादा बड़ा फैक्टर है। और अगर हम ज्यादा बड़ा फैक्टर है तो कोई बूथ जीते कोई बूथ हारें, ओवरऑल हम लोगों को और पार्टियों से बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगा, मुझे ये इस समय विश्वास है। ठीक है, मेरे आखिरी 2 सवाल है सर आपसे। पहला तो यही कि अरविंद केजरीवाल अपने नाम के साथ, अपनी तस्वीर के साथ जगह जगह दिल्ली में प्रचार करें, होर्डिंग्स आपने देखे होंगे कि दिल्ली का अगला सीएम हमें बनाना है। कांग्रेस का सीएम फेस क्या होगा? मैम, पहली चीज तो केजरीवाल सीएम फेस बन ही नहीं सकते, ये अपने आप ही एक बात करो। इस बात को भी हम लोगों ने सबसे पहले कहा था, उसके बाद बीजेपी ने उसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जब इनको बेल मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बेल तो ले सकते हो, लेकिन आप दस्तखत फाइलों पे नहीं कर सकते, आप फाइलें देख नहीं सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप अधिकारियों से मिल नहीं सकते। तो अगर ये 4 काम नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री किस लिए भाई? सिर्फ गाड़ियों में घूमने के लिए, झंडे की गाड़ी में घूमने के लिए तो है नहीं। आपको फाइल करनी है, आपको कैबिनेट मीटिंग अटेंड करनी है, निर्णय लेना है। भाई ये कह रहे हैं जैसे ये कौन सा महिला सम्मान योजना करेंगे, ठीक है, अगर कहो माने सपोज फॉर एग्जांपल ये जीत जाते हैं, जैसे ये फाइल बुलाएंगे दस्तखत करने के लिए वैसे ही जेल चले जाएंगे, तो ये तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। इसलिए हम तो बीजेपी इनसे भी पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो कि केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल को कैसे लाओगे? तो किसी पार्टी ने अभी इस समय कोई चेहरा नहीं दिया है, और शायद इसलिए नहीं दिया है क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास कोई 1 या 2 प्रोमिनेंट फेस हो तो आसान होता है चेहरे को बताना। हमारे पास 3 या 4 या 5 बड़े चेहरे हैं, दिल्ली में इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। तो कभी पार्टी रणनीति के रूप में यह भी सोचती है कि अलग अलग चेहरों को हम अपने इलाकों में लगा के रखें, तो शायद हम बेटर एक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हर पार्टी इसको एक रणनीति के रूप में देखती है। और मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो आ ही चुका है, संदीप दीक्षित का क्या रहेगा मैनिफेस्टो नई दिल्ली की जनता? देखिए, मैंने क्या किया है, जब देखा इस इलाके को तो हमने देखा 8 या 9 ब्रॉड एक मान लीजिए इलाकों में या व्यवसायों के हिसाब से हमारा इलाका बटा हुआ है। जैसे सरकारी कर्मचारी अलग हैं, एनडीएमसी कर्मचारी अलग हैं, झुग्गी क्लस्टर्स अलग हैं, प्राइवेट कॉलोनीज अलग हैं। तो मैंने 8, आजकल बड़ा पॉपुलर नाम है ना संकल्प, तो हमने भी उस नाम को इस्तेमाल किया है। हाँ, और एक स्लोगन दिया है 8 संकल्प 1 नई दिल्ली। हर इलाके के लिए अलग अलग बनाया है, और मैंने बहुत सिंपल चीजें रखी है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं की। और ये कि ये नाली बना देंगे, ये खड़ंजा बना देंगे, वो तो ड्यूटी है विधायक की, वो तो अगर आप बनोगे तो आपको करना ही करना है, उसके कोई वायदे करने की जरूरत नहीं है। वो एक ब्रॉड उसमें कि आपकी जरूरतों में हम साथ खड़े रहेंगे, पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ अलग अलग इलाकों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे एनडीएमसी इलाकों में और हमारे झुग्गी क्लस्टर्स में और हमारे जो डोमेस्टिक लोग रहते हैं वहां मस्टर रोल, एनडीएमसी ने मस्टर रोल बंद कर दिए, नौकरियों का बुरा हाल है। कुछ जगहों पे हवा की पोल्यूशन की बहुत ज्यादा डिमांड है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे यहाँ कई जगहों पे दिक्कत हो रही है। तो मैंने अलग अलग इलाकों के लिए 8 अलग अलग संकल्प पत्र बनाए हैं, और उसी से अब जो फेज हमारा कैंपेनिंग का है उन संकल्प पत्रों को लेके लोगों में बातचीत करने का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनावों के लिए भी। तो संदीप दीक्षित जी हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। क्या रणनीति है दिल्ली की जनता के बीच में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कैसे जा रहे हैं जनता के बीच में, किन ख्यालों के साथ में। अब देखना होगा कि फाइनल मैंडेट जनता का क्या होगा, 8 फरवरी को यह स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।